नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने 8वां चैप्टर शुरू कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को अपने स्मॉल जी से लिखते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है इसे लिखा जाता है अपने स्मॉल जी से, ठीक है। तो देखिए अपने क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गिरती है या पृथ्वी से ऊपर की ओर जाती है तो पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर एक बल लगा करके खींचती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर एक बल लगा करके खींचती है। पृथ्वी जो बल लगाती है उसको लिखते हैं अपने F से, ठीक है। समझते जाना एक बार। F का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ma। क्या लिखते हैं? a। तो पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। उसमें जो गुरुत्वीय त्वरण यानी उसमें जो त्वरण काम में लिया जाता है वो त्वरण कौन सा होता है? वो त्वरण होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? F = mg, जो किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो अपने फॉर्मूला क्या लिखते हैं? F = mg और किसके बराबर होता है? ये W के यानी वस्तु के भार के बराबर होता है। तो g जो हमारे पास में आया है ये क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इस गुरुत्वीय त्वरण से क्या होती है, प्रत्येक वस्तु या तो पृथ्वी की ओर गिरती है या पृथ्वी से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। परंतु बल जो ये लगता है हमेशा भार की हमेशा दिशा किस ओर होती है? नीचे की ओर होती है, ठीक है। तो ये जो अपने जी है इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अपने गुरुत्वीय त्वरण जी की बात करेंगे। ये गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो देखिए इसके अंदर अपने मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक पिंड है, जैसे अपने पृथ्वी बनाते हैं। ये मान लिया पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कितना है? M है और पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो मान ली कितनी है? R है। कोई एक पिंड जो है वो कहाँ स्थित है? m द्रव्यमान का कोई पिंड r दूरी पर स्थित है, यानी r+h जो दूरी है उस r+h दूरी पर कोई कण जो है वो क्या है? स्थित है, ठीक है। तो अपने यदि यहाँ पर बल की बात की जाए कि ये जो कण है इस पर बल कितना लगेगा, तो मैंने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, उसके अकॉर्डिंग ये जो बल लगने वाला है F ये किसके बराबर आएगा? Gm/r² के। किसके बराबर आएगा? F = Gm/r² के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ m जो मैंने लिख रखा है ये m क्या है? m जो है वो है पृथ्वी का द्रव्यमान। m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है। और स्मॉल m जो है वो क्या है? उस कण या पिंड का द्रव्यमान है जिस पर अपने गुरुत्वीय बल का मान ज्ञात करें। और स्मॉल r जो है वो O से लेकर के जहाँ ये द्रव्यमान रखा गया है, यदि a नाम इसका मैं लिख दूँ तो O से लेकर के a तक की दूरी है, ठीक है। ये कितनी है? स्मॉल r है। अब यदि अपने जो गति का द्वितीय नियम है उस द्वितीय नियम की बात करें और स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड के लिए अपने गति के द्वितीय नियम अप्लाई करें तो F क्या आएगा? गति के द्वितीय नियम से F = mg आएगा। g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है और स्मॉल m उस कण का द्रव्यमान है। और अपने यहाँ से क्या लिख सकते हैं? F/m किसके इक्वल? g के इक्वल। F/m किसके इक्वल? g के इक्वल। यहाँ देखिए इस समीकरण को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ F/m = Gm/r², यानी स्मॉल g F/m का मान कितना? स्मॉल g किसके बराबर? Gm/r² के बराबर। ये हमारे पास में क्या है? रिलेशन है किसमें? स्मॉल g में और कैपिटल G के अंदर, और जो अपने स्मॉल r है उस दूरी के अंदर। इसकी दिशा हमेशा किस ओर होगी? तो याद रखोगे इसकी दिशा हमेशा होती है पृथ्वी के केंद्र की, और इसकी दिशा की अगर बात करोगे गुरुत्वीय त्वरण की तो इसकी दिशा हमेशा कहाँ होगी? पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है। त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण का मात्रक वही होगा, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मात्रक वही होगा जो मात्रक अपने किसके लिए लिखते आए हैं? जो मात्रक अपने त्वरण के लिए लिखते हैं। त्वरण के लिए मात्रक क्या लिखते हैं अपने? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिखते हैं? मीटर पर
सेकंड स्क्वायर लिखते हैं तो वही मात्रक इसके लिए काम में आ जाएगा। विमा कैसे लिखोगे? विमा लिखते समय आप लोग लिखोगे m0 L1 t माइनस का 2, ठीक है। विमा क्या लिखोगे? m0 L1 t माइनस का 2, ये अपने पास में क्या है? इसकी विमा है। तो ये विमा और मात्रक वगैरह ये सेम वही है जो अपने सामान्य जो त्वरण होता है उसके लिए काम में लेते हैं। अब देखिए आगे, यदि जो पिंड अपने पास में स्मॉल m द्रव्यमान का, ये कहाँ स्थित हो? पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास में जो कण है, ये कण जो है आपके पास में कहाँ स्थित हो? पृथ्वी के पृष्ठ पर हो। तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के पृष्ठ पर जब होगा तो इस h का मान 0 हो जाएगा और ये कण यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। उसमें ये जो समीकरण नंबर 3 है ये आपकी क्या बन जाती है? gm अपॉन r स्क्वायर बन जाती है। तो ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो आप लोगों को पता होना जरूरी है कि स्मॉल g इक्वल कितना होता है? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर होता है। अब यदि अपने ये माने कि पृथ्वी जो है वो एक गोला है और उसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R, और माध्य घनत्व कितना है? स्मॉल d है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान किसके बराबर आएगा? ठीक है, यदि अपने मान लें कि पृथ्वी गोलाकार हो और उसकी त्रिज्या कितनी हो? R ई हो, या R ही रहने देता हूँ कि उसकी त्रिज्या कितनी हो? R हो, और घनत्व कितना हो? स्मॉल d हो। माध्य घनत्व जो है वो कितना हो? स्मॉल d हो। तो उस समय स्मॉल g का मान देखिए हमारे पास में किस प्रकार से आ सकता है? अपने लिखेंगे कैपिटल M, यानी अपना जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर? आयतन गुणा घनत्व के 4/3 पाई r की क्यूब, गोले का जो आयतन होता है, और इंटू d। आप लोग जानते हो घनत्व का जो फॉर्मूला लिखते हैं तो द्रव्यमान बटे आयतन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? द्रव्यमान बटे आयतन। वहाँ से द्रव्यमान जब लिखोगे तो वो किसके बराबर आएगा? आयतन गुणा घनत्व के बराबर आएगा। तो ये m का फॉर्मूला आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस मान को आप लोग यहाँ पर रख सकते हो। अगर इस मान को रखा जाए तो देखिए क्या बनेगा? g अपॉन r स्क्वायर, g अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल M की जगह मैंने रख दिया 4/3 पाई r की क्यूब इंटू d, ठीक है। ये यहाँ से हो जाता है कैंसिल, तो g का मान आपके पास में बनता है 4/3 पाई r g और d, ठीक है। तो ये आपके पास में समीकरण नंबर 5 आ जाती है जो रिलेशन बताती है इन सभी राशियों में। तो स्मॉल g का मान आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया? 4/3 पाई r g d, ठीक है। पाई r g d इंटू क्या है? 4/3 है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं? इसका मान वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। और g का अगर प्रायोगिक मान देखा जाए तो g का प्रायोगिक मान जो आता है वो आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आता है g का प्रायोगिक मान? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या आप लोग इसे लगभग कितना लिख सकते हो? लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में आप लोग इसे लिख सकते हो। ये स्मॉल g का मान है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपके सिलेबस का हिस्सा है नहीं, अब हटा दिया है, पर आपको ये टॉपिक पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल g क्या होता है। आपका जो टॉपिक शुरू होता है, जहाँ पर आपके सिलेबस में नया जो सिलेबस है उसमें दे रखा है, उसमें ये दे रखा है कि स्मॉल g के मान में परिवर्तन जब आप लोग कहाँ जाते हो? ऊंचाई पर जाते हो और गहराई पर जाते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि g क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ये बताया कि g क्या होता है और किस तरीके से इसके रिलेशन जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक जो है नया वो आने वाला है g के मान में परिवर्तन, ठीक है। तो घूर्ते त्वरण g के मान में ऊंचाई तथा गहराई के कारण जो परिवर्तन आता है, पृथ्वी के घूर्ते त्वरण के मान में परिवर्तन। देखिए हमारा नया टॉपिक घूर्ते त्वरण g के मान में ऊंचाई तथा गहराई के कारण परिवर्तन। सीधा लिख देता हूँ g के मान में, g के मान में
ऊंचाई तथा गहराई के कारण परिवर्तन। तो सबसे पहले ऊंचाई वाला सोल्व कर लेते हैं। ऊंचाई के कारण परिवर्तन, ऊंचाई के कारण परिवर्तन, ठीक है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है, ठीक है। जो आपके जी के मान में परिवर्तन वाले टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो स्मॉल जी के मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन। तो सबसे पहले तो अपने ये देखेंगे कि स्मॉल जी जो है उसमें ऊंचाई के साथ किस प्रकार से परिवर्तन अपने को आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, पृथ्वी को मान लेते हैं और अपने पॉइंट पी लेते हैं जो कहाँ स्थित है, पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पृथ्वी मान लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है, पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, और त्रिज्या कितनी है, जिसकी कैपिटल R है, और इससे स्मॉल r दूरी पर इसके केंद्र से कोई एक पिंड स्थित है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। ये जो दूरी है वो कितनी है, h है। सतह से कितनी दूरी है, h है, यानी केंद्र से कितनी दूरी आ जाएगी, r प्लस h के बराबर आ जाएगी। स्मॉल जी का मान अभी मैंने आपको व्युत्पन्न करके बताया है। अब आपको पता लग गया होगा कि उसे व्युत्पन्न क्यों किया था, क्योंकि इस टॉपिक की शुरुआत भी इसी के साथ होती है, स्मॉल जी के मान के साथ। स्मॉल जी का मान कितना है, gm/r² है, ठीक है। इसे हमने अभी सोल्व किया है कि स्मॉल जी जो है वो gm/r² के बराबर कैसे है। तो सबसे पहले देखिए अपने इसमें पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि अपने देखें तो देखिए, अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ की बात कर लेते हैं। तो ये जो अपने फॉर्मूला व्युत्पन्न किया है, ये अपने किसके लिए किया है, ये हम लोगों ने किया है जब आपका कण कहाँ स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो। जब आपका कण कहाँ स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो। पृष्ठ पर स्थित हो उसमें हम लोगों ने बात की है किसकी, जी की। स्मॉल जी किसके इक्वल है, gm/r² के बराबर है। अब अपने क्या करेंगे, ये वाली जो कंडीशन है इसे व्युत्पन्न करेंगे और मान लेंगे कि इस कंडीशन पर जाकर के जी का मान क्या आता है, अलग आता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर क्या लेकर के चलेंगे, अपने लेकर के चलेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण, तो उसको मैं g डैश से लिख देता हूँ। किससे लिख देता हूँ, g डैश से लिख देता हूँ। देखो पीछे जब अपने सोल्व किया था तो उसी में स्पेशल केस लगा करके उसे सोल्व करना होता है। जैसे अपने यहाँ पहुँच गए थे gm/r², फिर अपने ये टर्म काम में लेकर के कि भी h अगर नहीं होता तो स्मॉल r और h जो है वो बराबर आते हैं, उसमें अपने g = gm/r² जो है लिख देते। पर अब अपने अलग से अध्ययन कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है g के मान में फर्क कैसे आता है। तो g डैश का मान लेते हैं कितना है, gm/r² है। ये अपने पास में समीकरण नंबर कितना है, ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 है, g डैश = gm/r²। अब देखते हैं कि पृथ्वी सतह से जो बिंदु है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है, वो h ऊंचाई पर स्थित है। वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है, h ऊंचाई पर स्थित है। तो स्मॉल r जो किसके बराबर है, r प्लस h के बराबर है। इसलिए जो g डैश आपके पास में है वो किसके बराबर है, वो gm/r प्लस h की होल स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, gm/r प्लस h की होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग देखो तो आपको यहाँ से देखने में पता चलता है कि यदि आप लोग g डैश और g का कंपैरिजन करो, g डैश और g का कंपैरिजन करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो g डैश है वो क्या है, g से कम है। g डैश जो है वो क्या है, g से कम है। कैसे पता लगा आपको, यदि समीकरण नंबर 3 मारूं तो g डैश और g का कंपैरिजन किया जाए, ये g का मान है और ये किसका मान है, g डैश का मान है। तो दोनों कंडीशन में अगर आप लोग कंपैरिजन करके देखते हो तो ऊंचाई बढ़ने के साथ में g डैश का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ तो सिर्फ भाग जा रहा है r का, पर इस टर्म में भाग किसका जा रहा है, r प्लस h का जा रहा है, यानी बड़ी टर्म का भाग जा रहा है। तो g डैश का मान क्या आएगा, कम आएगा। g डैश का मान आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कम मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको पहले सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको कि अगर यहाँ पर एक स्पेशल केस लगाते, और वो स्पेशल केस क्या लगाते कि पृथ्वी की बराबर ऊंचाई जो है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसके बराबर ऊंचाई पर अपना पिंड अगर होता, यानी अपने ये स्पेशल केस लगा करके सॉल्व कर रहे हैं। इसे आगे सॉल्व करेंगे, अपने फॉर्मूला व्युत्पन्न करेंगे। अपना ये जो रिजल्ट है ये तो यहीं पर कंप्लीट होता है। ऊंचाई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन आता है, तो आपने जो
थ्योरेटिकल रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर सबसे पहले क्या बता दिया है कि जी डैश का मान जो है वो क्या होगा, जी से कम होगा, यानी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। पर अगर एग्जाम्पल के रूप में आपको ये दिया हुआ मिलता है या स्पेशल केस के रूप में आपको दिया हुआ मिलता कि पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, यानी h जो है वो अगर किसके बराबर होता, कैपिटल R के बराबर होता, तो उस केस में जी डैश का मान कितना हो जाता, तो जी डैश इक्वल जी एम अपॉन आर प्लस आर की होल स्क्वायर, आर प्लस आर की होल स्क्वायर कितना बनता, जी डैश इक्वल जी एम आर और आर टू आर की क्या बनी होल स्क्वायर, यानी जी डैश इक्वल ये कितना आया 1/4 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मान देखिए कहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। तो जी डैश किसके बराबर, जी डैश बराबर g/4 के, ठीक है, किसके बराबर, जी डैश g/4 के बराबर। यानी अगर आप लोग कहाँ जाते हो, आप लोग जाते हो पृथ्वी से पृथ्वी की सतह जो है उससे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाते हो, तो जी डैश जो है वो किसके बराबर रह जाता है, जी डैश g/4 के बराबर रह जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है, g/4 हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है ये पृथ्वी की ऊंचाई के बराबर जो दूरी है उस पर हो जाता है। तो आपको सीधा ये भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के अंदर कि पृथ्वी की ऊंचाई के बराबर जो दूरी है उस पर जाने पर पृथ्वी की सतह से जो h ऊंचाई है वो किसके बराबर हो, यदि r के बराबर हो तो उसमें जी डैश का मान कितना रह जाएगा, तो उसमें जी डैश का मान या जी का मान आपसे पूछे तो जी डैश कितना रह जाएगा, g/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं इस टॉपिक को। देखिए यदि अपने इसे आगे सोल्व करें तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो जी डैश और जी है इसका एक फॉर्मूला भी उत्पन्न कर सकते हो। किस प्रकार से, देखिए जो जी डैश है इसमें जी का क्या लगा दो, आप लोग भाग लगा दो, तो आपके पास में क्या बनेगा, ये बनेगा जी एम अपॉन आर प्लस एच की होल स्क्वायर गुणा ये टर्म आएगी साथ में जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम से जी एम हो जाता है कैंसिल, तो आपके पास में क्या बचता है, जी डैश बटा जी इक्वल आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच की होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इसे सोल्व करो जी डैश अपॉन जी को, तो ऊपर तो आर स्क्वायर है ही, नीचे वाली टर्म से आर कॉमन ले पर बाहर स्क्वायर है, तो कौन बाहर आएगा, आर स्क्वायर, तो ये एच बटा आर और इसकी पावर 2, ये यहाँ से क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे देखिए आप लोग लिख सकते हो जी डैश बाई जी इक्वल, इसे ऊपर ले जाता हूँ एच प्लस ये 1 प्लस h/r और इसकी पावर -2, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, -2 है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसके फॉर्मूले को लिख सकते हो। पर अगर अपने ऊंचाई बढ़ाते जाए, अगर ऊंचाई लगातार बढ़ाते जाओ तो क्या होता है, तो आपका h जो है वो r से बड़ा हो जाएगा। और अगर आप लोग क्या करो, पृथ्वी के नज़दीक की ऊंचाइयाँ लो, यानी पृथ्वी के नज़दीक की ऊंचाइयाँ हम लोग लेते हैं, तो उसमें h जो है वो क्या हो जाएगा, r से छोटा हो जाएगा। और उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो, जब h r से छोटा हो जाता है उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर द्विपद प्रमेय काम में ले सकते हो। तो अगर द्विपद प्रमेय यहाँ पर लगाई जाए तो जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी किसके बराबर हो जाएगा, ये -2 पहले आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 - 2h अपॉन r। किसे काम में लेकर के, द्विपद प्रमेय को काम में लेने पर, द्विपद प्रमेय को काम में लेकर के आप क्या लिख सकते हो, 1 - 2h अपॉन r लिख सकते हो। यानी जी डैश जो है आपके पास में कितना है, जी 1 - 2h अपॉन r कितना है, जी डैश इक्वल जी 1 - 2h अपॉन r। ये मान जो है आपके पास में जी डैश का प्राप्त हो जाता है। और अगर अल्प ऊंचाई h के लिए g के मान में परिवर्तन देखा जाए तो g के मान में परिवर्तन कितना आएगा, अल्प ऊंचाई h के समय g के मान में परिवर्तन जो आएगा वो आएगा डेल g, ठीक है, डेल g आएगा। और डेल g किसके बराबर आएगा, यहाँ पर ये आएगा जी डैश माइनस जी के बराबर, किसके बराबर, जी डैश माइनस जी के बराबर आ जाएगा। डेल g जो किसके बराबर आ जाएगा, जी डैश माइनस जी के बराबर आ जाएगा। मान रख देते हैं डेल g इक्वल जी डैश का कितना है, जी 1 - 2h अपॉन r और माइनस का g। अगर सोल्व किया जाए तो डेल g कितना, g माइनस g और 2h अपॉन r और माइनस का g, g से g हो जाता है यहाँ पर कैंसिल, और आपके पास में सिर्फ किसका मान बचता है, डेल g का मान बचता है -g 2h अपॉन r,
ठीक है। डेल जी का मान आपके पास में बचेगा, सबसे ऊपर लिख देता हूँ डेल जी कितना बचता है, माइनस का जी और ब्रैकेट के अंदर 2h/r। यानी आपने देखा डेल जी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो h पर डिपेंड करता है। ऊंचाई के साथ जो है वो डेल जी का मान क्या होता जाता है, बदलता जाता है। ठीक है, और यहाँ से यदि ग्राफ खींचा जाए तो अल्प ऊंचाइयों के लिए जी का मान जो है वो क्या प्राप्त होता है आपको, अल्प ऊंचाइयों के लिए जी का मान सरल रेखीय प्राप्त होता है, परंतु अधिक ऊंचाई लेने पर ये ग्राफ जो है वो क्या हो जाता है, वक्रीय हो जाता है। अगर ऊंचाई अधिक ले लेते हो तो ये ग्राफ किसका रूप ले लेता है, वक्र का रूप जो है वो ग्रहण कर लेता है। देखिए यदि यहाँ से ग्राफ खींचा जाए तो अगर आप लोग यहाँ से ग्राफ खींचो किसमें, जी में और एच में, जी और एच में अगर आप लोग ग्राफ खींचो तो उसमें क्या होगा, जी और एच में ग्राफ खींचने पर ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से बनाना कि ऐसा ग्राफ, यानी जो आपके पास में अल्प ऊंचाइयाँ है उसमें तो ये ग्राफ क्या लगे, एक सरल रेखा लगे, सीधी रेखा लगे, और उसके बाद में ये किसका रूप ग्रहण कर ले, एक वक्र का रूप ग्रहण कर ले। ये जो ग्राफ आपके पास में प्राप्त हुआ है ये किसके लिए प्राप्त हुआ है, ये अल्प ऊंचाई जो आपके पास में होती है उन अल्प ऊंचाइयों के लिए प्राप्त हुआ है कि अगर अल्प ऊंचाई के लिए ग्राफ खींचा जाता तब आपके पास में क्या आता, तब आपके पास में h लेस देन आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ये आपके पास में टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ऊंचाई के साथ परिवर्तन देखा है। अब अपने देखेंगे कि गहराई के साथ में जो जी का मान है उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो जी के मान में गहराई के साथ परिवर्तन या गहराई के कारण परिवर्तन, सेकंड टॉपिक अपना इसमें है कि गहराई जब बदलती है तब जी का मान जो किस प्रकार से बदल जाता है। देखिए अपने सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जी के मान में गहराई के कारण परिवर्तन। ठीक है, कि गहराई जो है, गहराई बदल जाती है, उसमें जी का जो मान है उसमें क्या परिवर्तन अपने प्राप्त होता है। तो इसके लिए अपने एक डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। अपने मान लेंगे कि ये जो है हमने पृथ्वी हो गई। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, और इसके अंदर अपने क्या मान लेते हैं, एक अन्य गोला मान लेते हैं। ये एक अन्य गोला है। ठीक है, तो ये तो आपके पास में कैपिटल R त्रिज्या है। ये गहराई जो है इसकी स्मॉल h मान लेते हैं, h डैश से लिख देता हूँ। h तो अपने ऊंचाई लिख चुके हैं, तो h डैश को जब अपने सॉल्व करेंगे उसमें साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो काम में आएगी, तो इसलिए मैं इसे क्या लिख देता हूँ, h डैश से लिख देता हूँ। और मान लेते हैं कि आपका पॉइंट P जो है वो यहाँ स्थित है, यानी जो द्रव्यमान कण आप लोग ले रहे हैं वो कहाँ स्थित है, वो पॉइंट P पर स्थित है। ठीक है, तो अब आपके पास में ये जो दूरी बचती है, ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी बचती है, ये बचती है r माइनस h डैश। ये क्या है, स्मॉल r है। स्मॉल r कितना है, r माइनस h डैश है। ये इस तरीके से आपके पास में है। ठीक है, ये बाहर का आवरण है, और वैसे अपने को इसकी बजाय जो अंदर वाला है उसे डार्क करना चाहिए था। हालांकि आप लोग डार्क कर सकते हो, अलग दर्शा सकते हो, पर अपने जो द्रव्यमान काम में लेंगे वो अंदर वाला द्रव्यमान काम में लेंगे। जो अंदर द्रव्यमान स्थित है उसे काम में लेकर के क्या किया जाएगा, यहाँ पर जी का मान जो है वो देखा जाएगा। तो आप लोग अंदर वाले को काम में लोगे। जो अंदर द्रव्यमान स्थित है उसे अपने क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं।
क्योंकि बाहर जो द्रव्यमान है वो तो कितना है, वो तो इस कैपिटल आर का जो गोला है हमारे पास में इसका है, और इसका द्रव्यमान तो कितना है, कैपिटल एम है। इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है। और ये आपका पॉइंट पी है जहाँ क्या रखा गया है, स्मॉल एम द्रव्यमान रखा गया है। और ये कितनी गहराई पर जाकर के आता है, ये एच डैश गहराई जो है उसमें जाकर के आता है। अब ये जो आपका अंदर वाला पार्ट है इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, एम डैश है। जो अंदर इसके पार्ट बचा हुआ है उसका द्रव्यमान मान लिया हमारे पास में कितना है, एम डैश है। तो सबसे पहले अपने प्रेक्षण बिंदु की यदि दूरी देखें पृथ्वी के केंद्र से, प्रेक्षण बिंदु P जो हमारे पास में है, प्रेक्षण बिंदु P, तो उसकी दूरी तो आप लोगों को साथ दिख ही रही है, प्रेक्षण बिंदु P की दूरी। तो P कितनी दूरी पर स्थित है, R इक्वल R माइनस एच डैश दूरी पर स्थित है। यानी अपना स्मॉल r जो है उसका मान कितना है, उसका मान R माइनस एच डैश है। अब अगर अपने स्मॉल r जो त्रिज्या का गोला ले रखा है, इस गोले की यदि बात की जाए तो इसके जो अंदर स्थित द्रव्यमान है उसके कारण ही क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, इसके कारण ही क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा। जो इसके अंदर द्रव्यमान स्थित है वही क्या करेगा, इस एम पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। जो इसका बाहर का द्रव्यमान है वो इस पर किसी भी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आरोपित नहीं करेगा। तो अपने जो अंदर स्थित इसके द्रव्यमान है उसके कारण स्मॉल एम का जो द्रव्यमान है उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो एच डैश गहराई पर, एच डैश गहराई पर स्मॉल एम द्रव्यमान के, स्मॉल एम द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल लिखना आप लोग कितना लगेगा, F गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ पर कार्य करेगा। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से आप लोग क्या लिख दोगे, F इक्वल जी एम डैश एम अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से तो आता एम अपॉन आर स्क्वायर, पर अपने एम डैश लिखा है क्यों, क्योंकि सिर्फ ये जो अंदर का पार्ट है इसी के कारण क्या लग रहा है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो अपने क्या लिखेंगे, F इक्वल जी एम डैश एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे एम की जगह क्या लिखा है, एम डैश लिखा है। अब एम डैश जो है इसका मान अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। एम डैश का मान कितना होगा, एम डैश का मान होगा जो स्मॉल आर त्रिज्या में स्थित द्रव्यमान है उसके बराबर। तो एम डैश जो अपने पास में है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 4/3 पाई आर की क्यूब जो आयतन है वो, और गुणा क्या आएगा, घनत्व आएगा। और घनत्व अपने कितना लेकर के चले थे, स्मॉल डी लेकर के चले थे। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू डी। और डी का मान अपने पास में कितना होता है, ये थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने ज्ञात किया था कि स्मॉल डी जो हमारे पास में है वो किसके बराबर है, ये घनत्व है द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर होता है। आयतन किसका, जो आपके पास में बड़े वाला गोला है उसका, और उसका आयतन कितना है, 4/3 पाई आर की क्यूब है। ठीक है, तो एम डैश कितना आएगा, ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब और गुणा डी, तो इसकी जगह एम और 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाता है। और एम डैश जो है उसका मान आपके पास में बच जाएगा। एम डैश का मान आपके पास में कितना बचता है, एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये आपके पास में किसका मान है, ये आपके पास में एम डैश का मान है। एम डैश कितना है, एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। और इस मान को उठा करके आप लोग कहाँ रख दोगे, इस मान को उठा करके आप लोग जो आपके पास में f का मान आया उसके अंदर आप लोग रख सकते हो। तो f का मान आपके पास में ये है, इसमें अगर आप लोग मान रख देते हो तो उसमें देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा यहाँ से f इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर गुणा कितना आया, एम डैश कितना है, एम आर क्यूब और आर क्यूब। ये यहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास में बनता है एफ जी एम आर बटा आर क्यूब। और ये जो आपके पास में एफ है इसे आप लोग